हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आपका फिजिक्स टीचर और आज हम शुरू करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी के साथ। जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन के क्वेश्चंस थे जेईई के, वो अब उसी के एप्लीकेशन में एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, कोलिजन। वो कोलिजन इसी वर्क पावर एंड एनर्जी में आएगा। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे, जैसे कि वर्क डन और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसी से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो शुरू करते हैं। तो अभी वर्क एनर्जी एंड पावर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरुआत में यही है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब भी हम देखेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने चैप्टर 3 में शुरू किया था काइनेमेटिकल इक्वेशन, उस काइनेमेटिकल इक्वेशन से हम इस वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अब वो प्रूफ होता कैसे है, वो ये है एक्चुअली कि ये जो हमारा तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2af, ये हमें डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली कि हम यहाँ पर ये प्रूफ करना चाहते हैं, हम यहाँ पर ये प्रूफ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन से कैसे रिलेटेड होता है। इसीलिए इस टॉपिक को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हम यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ m डिवाइड बाई 2। m डिवाइड बाई 2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली इक्वेशन में थोड़ा सा एरर है। ये इक्वेशन ऐसा है कि v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2af। ठीक, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल्स टू 2af मल्टीप्लाई बाई m डिवाइड बाई 2। यहाँ पे बेसिकली ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा m v² माइनस हाफ mu² इज इक्वल्स टू ma इंटू s। अब यहाँ पर चेंज करने वाली चीज़ ये है कि जो यहाँ पर इक्वेशन में m इंटू a इंटू s आया है, ये m इंटू a का मतलब होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, और m इंटू a इंटू s का मतलब हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है वर्क डन। इसका मतलब ये चेंज होकर होना चाहिए, हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब यहाँ पर v है और यहाँ पर u है और दोनों काइनेटिक एनर्जी है। अब फाइनल वेलोसिटी ये है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी ये है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन। यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वही एक्चुअली हमारा वर्क डन होगा। और सेम चीज़ यहाँ पर जब हमने सर्कुलर मोशन देखा था तो उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हमने पढ़ा था, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड है, सिर्फ कि जब वो ऊपर जाएगा तो वो डिसेलरेट होगा और जब वो नीचे आएगा तो वो एक्सेलरेट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन हम देख रहे थे कि जब वो ऊपर से नीचे आता है तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही हमारे काइनेटिक के बराबर होगा, या फिर जो चेंज इन काइनेटिक है वो पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी मिनिमम होगी और नीचे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब uf माइनस ui इज इक्वल्स टू w। तो ये दोनों ही वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जो चेंज इन काइनेटिक है वो भी और चेंज इन पोटेंशियल होगा वो भी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम तभी पॉसिबल है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। यहाँ पर
कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस किया था एक्चुअली, कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो जो नेचुरली ऑकरिंग फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कंसीडर करेंगे तो अर्थ बहुत सालों से एक ही ऑर्बिट में सन का चक्कर लगा रहा है। अब एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इससे मतलब ये है कि जब अर्थ पर सन अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस लगाकर उसे खींचेगा तो अर्थ को सन की तरफ मूव होना चाहिए, और अगर सन अपनी तरफ खींच रहा है अर्थ को और अर्थ सन की तरफ मूव होगा लीनियरली अगर मूव होगा तो उसका ऑर्बिट ज़रूर चेंज होगा। और मैक्सवेल का थ्योरी भी यही बोलता है, जिसको डिटेल में हम क्लास 12 में देखेंगे, कि मैक्सवेल का थ्योरी भी यही कहता है कि एनी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन तो वो रेडिएशन रिलीज करता है। मतलब चलते वक्त एनर्जी तो रिलीज होगी ही, और एनर्जी कभी ना कभी ख़त्म होगी। इसी वजह से जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं वो कभी ना कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी एक दिन ख़त्म हो जाता है। और उनको ऑर्बिट में रखने के लिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल उसमें रखते हैं ताकि हम उसे इग्नाइट करके उसे पावर दे सकें, ताकि वो अपना ऑर्बिट मेंटेन कर सके। लेकिन अर्थ के पास तो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है, तो यहाँ पर वो एक ही ऑर्बिट में घूम इसीलिए रहा है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और जब अर्थ सन का एक चक्कर लगाता है, कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक, तो उसका स्टार्टिंग और एंड पोजीशन हमेशा एक जैसा होता है। तो वो चक्कर कैसे भी लगाए, स्टार्टिंग एंड पोजीशन हमेशा एक जैसा होगा। इसी वजह से देयर इज नो वर्क डन। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में इफ ऑब्जेक्ट इज टेकिंग वन रिवॉल्यूशन अराउंड एनी ऑब्जेक्ट, या फिर एक रिवॉल्यूशन वो ले रहा है, तो वहाँ पर वर्क डन 0 आएगा कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन पे। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगी, और वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। अर्थ पर ऐसे कोई फोर्सेस पॉसिबल नहीं हो सकते मैन मेड फोर्सेस जो कि कंजर्वेटिव हों। इसीलिए हम दो चीज़ें देखते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जनरली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट कैसे, कि जैसे सन और अर्थ के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है, मतलब कोई फिजिकली अर्थ को सन अपनी तरफ नहीं खींच सकता है, तो वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का, ठीक। वैसे ही जैसे कि एक न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गोल गोल घुमाने के लिए गोल गोल खींचते हैं, सेम उसी तरह, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड। और वही है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्स में कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस से डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे जाते हैं, ये जेई के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्सेस से इसी वर्क पावर एनर्जी को, ये जो हमने अभी वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ किया है कि चेंज इन फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन, और फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन, ये दो इक्वेशन हम सेटिस्फाई करेंगे वेरिएबल फोर्सेस से। वेरिएबल फोर्सेस का मतलब ये है कि एक इंस्टेंट पर अलग अलग फोर्सेस लगेंगे, ठीक। तो हम उसका ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर ये ग्राफ फोर्स के लिए है तो ये ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब इस इंस्टेंट पर अलग फोर्स है, इस इंस्टेंट पर अलग फोर्स है, इस इंस्टेंट पर अलग फोर्स है, और यहाँ पर भी अलग है। तो यहाँ पर हम वर्क पावर एनर्जी को प्रूफ करने के लिए ये करते हैं कि हम इंटीग्रेट करेंगे इस फोर्स को, और फोर्स इंटीग्रेट करने पर टोटल फोर्सेस आ जाएंगे एट एवरी इंस्टेंट, क्योंकि हम वर्क डन एक इंस्टेंटेनियस वर्क डन नहीं हो सकता है कि एक इंस्टेंट पर कितना वर्क डन है, टोटल वर्क डन हम देखेंगे। तो अगर टोटल देखेंगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और वो वापस से F इंटू एस ही हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज वर्क डन। तो वेरिएबल फोर्सेस होंगे तो भी वर्क एनर्जी थ्योरम सेटिस्फाई होगा, और वेरिएबल फोर्सेस नहीं होंगे, कांस्टेंट फोर्सेस हैं, तो भी वर्क एनर्जी थ्योरम सेटिस्फाई होगा, ठीक। इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैं कह रहा था कि इसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे अब
कि कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है अगर एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया। सबसे पहले ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होता है कि वर्क डन एंड फोर्सेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर वर्क डन और फोर्स एक जैसा ही है हमेशा, तो जो टोटल एनर्जी है उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये थोड़ा बहुत हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैकेनिक्स है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ इट्स फोर्स एंड वर्क डन इज कांस्टेंट, तो या फिर नॉट कांस्टेंट तो कंजर्वेटिव, कि फोर्सेस और वर्क डन अगर कंजर्वेटिव है तो भी वो जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो पॉसिबल होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वेलोसिटी होता है एक्चुअली वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से ऊपर से नीचे फेंका जाए तो हम कंसीडर करेंगे टोटल हाइट EH है, तो EH इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्योंकि बॉल अभी मूव नहीं कर रही है तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर होगा और काइनेटिक 0 होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक अगर हम लिखेंगे तो सिंस कि हाईएस्ट पोजीशन पर कोई वेलोसिटी नहीं है तो पोटेंशियल तो mg कैपिटल H आ जाएगा, लेकिन काइनेटिक 0 होगा। इसका मतलब जो हमारा E कैपिटल H है वो हो जाएगा mg और कैपिटल H। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन होगा हमारा E और स्मॉल h, क्योंकि अब बॉल यहाँ से यहाँ पर आ चुकी है तो E और स्मॉल h हो जाएगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो mg स्मॉल h है और काइनेटिक हो जाएगा हाफ mv स्मॉल h का स्क्वायर। ये हमारा EH है। ठीक, और तीसरी चीज़ हो जाएगी E नॉट या फिर E0, क्योंकि हाइट अब 0 है। इसका मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, क्योंकि हाइट अब 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी और काइनेटिक आ जाएगा हाफ mv नॉट का स्क्वायर, या फिर v नॉट नहीं तो v फाइनल लिख सकते हैं हम यहाँ पर v फाइनल का स्क्वायर। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बच गए, ये कि E नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mvf का स्क्वायर, EH इज इक्वल्स टू mgh प्लस हाफ mvh का स्क्वायर और E कैपिटल H इज इक्वल्स टू mgh। अब यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सब एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ ना कि E ऑफ कैपिटल H इज इक्वल्स टू E ऑफ नॉट। अगर ये दोनों इक्वेट हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा mg कैपिटल H इज इक्वल्स टू हाफ mv फाइनल का स्क्वायर। तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा mgh डिवाइड बाय m और ये मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू vf का स्क्वायर और m चला जाएगा और ये देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ 2g और कैपिटल H। ठीक है, अगर जैसे मैंने बाय टेकिंग इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व किया है वैसे ही मैं इक्वेशन 1 और 2 को भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ कर सकता हूँ तो मुझे VH के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना लिख लें, इसके बाद हम वो करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि V जो V फाइनल हमारा आया है रूट ऑफ 2g कैपिटल H है। ठीक है, 2gn कैपिटल H है। ठीक, अब हम इक्वेशन लेंगे कि E कैपिटल H इज इक्वल्स टू E स्मॉल h। ये हो जाएगा mg कैपिटल H इज इक्वल्स टू mgh प्लस हाफ mvh का स्क्वायर। ठीक, हम ये दोनों कंसीडर करेंगे। अब m कट जाएगा और इसका भी m कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बचेगा gh इज इक्वल्स टू g स्मॉल h प्लस हाफ vh का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा gh माइनस gh इज इक्वल्स टू हाफ vh का स्क्वायर। अब g कॉमन लेकर मैं h माइनस h लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू हाफ vh का स्क्वायर।
देयरफॉर VH इज इक्वल्स टू 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h का रूट। ठीक, तो हमारा वेलोसिटी एट सर्टेन हाइट इज रूट ऑफ 2G H माइनस H। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल या फिर वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, और वो चीज़ है हाइट। कि बॉल का हाइट जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और बॉल का हाइट जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। इसीलिए फाइनल वेलोसिटी पर जो हाइट का डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है, इस वजह से फाइनल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट पर एक जैसा लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पत्ती और एक भारी वजनी बॉल दोनों को एक ऊंचाई से फेंकें तो अंडर वैक्यूम, अंडर नॉट सर्कमस्टेंसेस ऑफ अर्थ, थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर वो पत्ती और वो बॉल दोनों साथ में ज़मीन पर गिरेगी, क्योंकि दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक जैसा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्लैनेट के मास और रेडियस पर डिपेंड करते हैं, ना कि उस ऑब्जेक्ट के मास पर। ठीक, तो क्योंकि हम अर्थ के सिनेरियो में एक बॉल और एक भारी, मतलब एक पत्ती और एक भारी वजनी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकें तो हम ये नोटिस करेंगे कि भारी चीज़ जल्दी नीचे गिर जाएगी और हल्की चीज़ धीरे से नीचे गिरेगी, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भारी चीज़ पर जल्दी एक्ट करती है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उस पर कम लगता है, और हल्की चीज़ पर देरी से एक्ट करेगी क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि इन दी कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखें। तो इस कंडीशन में हमने बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट किया है, और वो बहुत सारी चीज़ क्या है? एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने पर ये इसी तरीके से आएगा। खैर, अगर हम उस एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट ना करें तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, क्योंकि यहाँ पर वेस्टेज भी होगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से, जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं या फिर रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी उसकी वर्क डन में, लेकिन वो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करेंगी, इसीलिए यहाँ पर वो नहीं दिया गया है। आई होप सबको समझ में आया होगा, बहुत आसान सी चीज़ है ये। या इस टॉपिक में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोलिजन। ठीक, तो कोलिजन ऑफ मास m1 विद अ स्टेशनरी मास m2। ठीक है, अब कोलिजन में जैसे मैंने पिछली बार हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, कोलिजन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए ही। ठीक, कोलिजन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो हो जाएगा इलास्टिक वाला कोलिजन और दूसरा हो जाएगा इन इलास्टिक वाला कोलिजन। अब जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे, एक मिनट, जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन में जो डेल्टा P है, P इज मोमेंटम, डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा P फाइनल इज इक्वल्स टू डेल्टा P इनिशियल। मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम एक जैसा होगा, और एंड ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ नॉट मोमेंटम एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली था वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी होगा। मतलब इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एज वेल एज ऑफ एनर्जी दोनों ही कंजर्व होगी, तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा इलास्टिक कोलिजन में। वैसे ही जब हम इन इलास्टिक कोलिजन देखेंगे तो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होगा,
लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व यहाँ पर नहीं पॉसिबल हो सकता। तो जब हम इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एम वी फाइनल प्लस एम वी इनिशियल एम वी फाइनल इज इक्वल्स टू एम वी इनिशियल। अगर दो ऑब्जेक्ट की बात है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 इनिशियल लिख सकते हैं हम, और m2 का इनिशियल ये है तो वैसे ही हो जाएगा m1 v3 प्लस m2 v4। तो यहाँ पर ये जो v1 है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है टकराने से पहले दोनों चीज़ों का, ठीक है, और टकराने के बाद दोनों चीज़ों का जो फाइनल है ये वो हो जाएगा v3 और v4। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए बस एक ही स्टेटमेंट है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो टोटल मोमेंटम हमेशा से ही कंजर्व हो जाएगी, वो कंजर्वेटिव भी होती है। तो इसी वजह से कोलिजन कोई भी हो, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, कंजर्वेशन हमेशा आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे स्टेशनरी मास दिया है ना, तो स्टेशनरी मास के फॉर्म में क्या होता है कि अगर यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 है इनिशियली और यहाँ से जो मास आ रहा है इसका वेलोसिटी सपोज 3 मीटर्स पर सेकेंड है, और अगर ये m1 m2 के बराबर है तो दोनों का मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा। टकराने के बाद मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना, और मोमेंटम कंजर्व होने से होता क्या है कि ये मास जब यहाँ पर आके इससे टकराएगा तो m1 जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि m1 जो है m1 का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ m1 फाइनल वाला वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी m1 की वो रुक जाएगी और वो हो जाएगी 0, और जो m2 का फाइनल वेलोसिटी होगा वो m1 के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से वही होना चाहिए। यहाँ पर हम वो लिख भी सकते हैं, हम अज्यूम करते हैं सपोज कि v इनिशियल जो है m1 के लिए जो v इनिशियल है वो 3 है, ठीक है, और फाइनल जो है वो vf है। वैसे ही m2 के लिए यहाँ पर मैं 1 और 1 लिख देता हूँ। m2 के लिए 1 v इनिशियल 0 है, 0 मीटर्स पर सेकेंड, और फाइनल हमको ढूंढना है, ठीक है, फाइनल हमको ढूंढना है। तो हम लिख देते हैं कि m1 v1 का इनिशियल प्लस m2 2v का इनिशियल इज इक्वल्स टू m1 1v फाइनल प्लस m2 2v फाइनल, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल और टोटल फाइनल इज सेम। तो अगर m1 m2 एक जैसा है तो इसको मैं कॉमन लेके m1 कर देता हूँ और ये हो जाएगा 1vi प्लस 2vi, और वैसे ही यहाँ पर भी ये कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1vf प्लस 2vf सिंस m1 इज इक्वल्स टू m2, ठीक है। अब ये m1 और m1 चला जाएगा, इनिशियली ये 3 है और ये है 0, और ये फाइनली क्या आ जाएगा, उस हिसाब से इसका फाइनल वेलोसिटी क्या आना चाहिए, टोटल 3 ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1vf वुड बी 0 एंड 2vf विल बी 3, ठीक है। तो टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी मास 2 की वो मास 1 की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर हम लीनियर, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन देख रहे हैं तो ये हो जाएगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें 2 चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, और वो 2 चीज़ क्या है, 1 डायमेंशनल कोलिजन एंड 2 डायमेंशनल कोलिजन। जब हम 1 डायमेंशनल कोलिजन को डिस्कस करेंगे तो वो इस तरीके से है कि एक बॉल यहाँ पर है और दूसरा बॉल यहाँ पर है, ये आमने सामने या फिर सिर्फ एक ही लाइन पर चल रहे हैं और आपस में टकराएं, इसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल कोलिजन। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बॉल टकराने के बाद एक इस तरफ और एक इस तरफ चली गई है, तो ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है।
अगर वो एक ही लाइन में टकराए और टकराने के बाद इसी लाइन में पीछे चली जाए तो ये हो जाएगा 1 डायमेंशनल कोलिजन, लेकिन ये है 2 डायमेंशनल कोलिजन। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता है। इसमें एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दी हैं। 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल तो है, उसके कुछ स्पेशल केसेस मिस है उसमें, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी नहीं दिया गया है। मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये होता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा E। उस E को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और वो हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि अगर एक बॉल किसी चीज़ से कोलाइड करेगी तो वो कितनी बार बाउंस होगी। ठीक है, तो वो जितनी बार भी बाउंस होगी वो हम उस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जब हम ये देखेंगे कि अगर एक बॉल कोलाइड कर रही है तो वो अपना इनिशियल 10% एनर्जी लूज़ करती है, तो वो कितनी बार कोलिजन कर सकती है। तो हर बार अगर वो 10% एनर्जी लूज़ करे, ठीक है, तो इनिशियल का 10% नहीं, जो उसका प्रेजेंट है उसका 10% लूज़ करेगी वो। ठीक, तो पहली बार टकराएगा तो वो 90 हो जाएगा, जब दूसरी बार टकराएगा तो 81 बचा, और जब तीसरी बार टकराएगा तो वो 72.9 के आसपास बचेगा। तो हम इस हिसाब से निकाल सकते हैं कि वो कितनी बार टकराएगा अपने इनिशियली के मुकाबले। कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट जाता है और हम इसे इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो कोलिजन से 1-2 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेईई में आए। ठीक, तो यहाँ पर वर्क डन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। कि जो हमने वर्क डन को पहले देखा था कि जो वर्क डन है वो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो F इंटू एस अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, कॉस थीटा होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम मिनिमम चाहते हैं तो थीटा जो है वो 90 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री इज 0। तो मिनिमम वर्क डन तभी होगा जब कॉस 90 डिग्री हो, और मैक्सिमम वर्क डन तभी पॉसिबल है जब थीटा 0 डिग्री हो। इसका मतलब कॉस 0 1 होता है। अब हम डायग्राम से इसे समझ सकते हैं कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं कि ये एक मेटल बॉक्स है और इसको खींचा जाएगा, तो ये है उसका रेफरेंस लाइन, और हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो थीटा है ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा वर्क डन आएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं इस थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो ये बॉक्स आगे थोड़ी जाएगी, ये बॉक्स तो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उस रेफरेंस लाइन पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि अलमीरा और एक बॉक्स की लंबी चीज़ों को खींचना आसान होता है, और जो छोटी बॉक्स जैसी चीज़ें होती हैं उसको धक्का देना आसान होता है, क्योंकि उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें फेवर करता है वो सारी चीज़ें करने के लिए। जैसे कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर अगर एक बॉक्स है तो वो अपने आप क्यों फिसलेगा, क्योंकि उसका नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर है और मास नीचे है, तो इसे बैलेंस करने के लिए एक थीटा चाहिए, और ये थीटा जो है वो अब ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये बैलेंस नहीं हो पाता है अपने मास से अकॉर्डिंगली। इसी वजह से ये नीचे की तरफ खिसकता हुआ चला जाएगा। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे सीधा कर दें तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके मास से इक्वेट हो जाएगा। ठीक, और इसका मतलब कि वो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल कोलिजन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, और उसके जो वेलोसिटीज़ हैं उसको हम कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ जेईई के क्वेश्चंस। उससे पहले थोड़ा सा टेक्स्ट बुक रीड कर लें एक बार, वर्क एनर्जी पावर, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।